the things that must be. That वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। तो दोस्तों, इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि वक्त है 1973 का। पेरू के जंगलों में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसको लीड कर रही है कांस्टेंट वेब नाम की एक लेडी। कांस्टेंट वेब प्रेग्नेंट होने के बावजूद यहाँ एक ऐसी किस्म के स्पाइडर की तलाश में आई थी जिसका जहर इनकी रिसर्च के मुताबिक इंसानों के लिए जादू था, जो किसी भी इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने के अलावा किसी इंसान को हद से ज्यादा ताकतवर बनाने की भी ताकत रखता था। और इसी स्पाइडर की मदद से लोगों की इन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहती थी जिनका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं था। वो यहाँ अपने साथी सीम्स को बताती है कि माना जाता है कि पेरू के जंगलों में ऐसे लोग रहते हैं जिनको हम इंसानों से कहीं 100 गुना ज्यादा ताकत होती है। इनकी स्पीड और बाकी सुपर पावर्स का तो आम इंसान अंदाजा भी नहीं कर सकते, और ये सब सुपर पावर्स इन्हें इन्हीं स्पाइडर्स ने दी थी। सीम्स को इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, इसीलिए वो प्रेग्नेंट कांस्टेंस को जंगल में बीचों बीच छोड़कर वापस कैंप में चला जाता है, जहाँ इसे कांस्टेंस के नोट्स मिलते हैं। इस नोट्स पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन इसे ये सच्चाई बता चुकी थी कि कांस्टेंट वे बिल्कुल सच बोल रही थी। वो कांस्टेंस के सभी नोट्स की पिक्चर बना लेता है। इससे पहले कि वो कांस्टेंस इसके पीछे जाता, बहुत ही खुशी से वो चिल्लाती हुई इसके पास आती है क्योंकि इसकी तलाश अब खत्म हो गई थी। इसे वो स्पाइडर मिल चुका था जिसका जहर किसी भी का इलाज कर सकता था। इसकी खुशी देखने वाली थी और वो एक्साइटेड होकर अपने 3 मेंबर्स को वो स्पाइडर दिखा रही थी। तभी पीछे से सीम्स अपनी ही टीम के 2 मेंबर को गोलियां मार के खत्म कर देता है और कांस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया। तभी सीम्स इसके सामने आता है और कहता है कि ये जार शराफत से मेरे हवाले कर दो। ये स्पाइडर सिर्फ मेरी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करूंगा। वो लगातार कांस्टेंट से स्पाइडर वाला जार छीनने की कोशिश में था। जिस सारी लड़ाई में सीम्स के हाथ में मौजूद गन चल जाती है, जिससे कांस्टेंट अब जख्मी हो चुकी थी और ये सेल्फिश इंसान सीम्स भी ये ख्याल नहीं करता कि कांस्टेंट जख्मी है और प्रेग्नेंट भी है, और वो बस इसके हाथ से स्पाइडर वाला जार लेता है और उसे मरने के लिए यही अकेला छोड़कर वापस चला जाता है। कांस्टेंट बिल्कुल मरने वाली थी और इसी टाइम कांस्टेंट की जान बचाने के लिए एंट्री करते हैं इसी टाइप के लोग जिनकी कहानी कांस्टेंट सीम्स को सुना रही थी। कांस्टेंट को उठा के वो एक गार में बने तालाब में ले जा चुके थे। यहाँ वो एक स्पाइडर को इसे कटवा कर इसका इलाज करना चाहती थी, लेकिन कांस्टेंट की हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि अब वो भी वक्त आ गया था जब वो अपने बच्चे को जन्म देती। कांस्टेंट के पास इस टाइम एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग कैसी रख देते हैं। कैसी के पैदा होने के बाद कांस्टेंट की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इस टाइम पर इस ट्राइब का लीडर जो आदमी को कांस्टेंट का इलाज कर रहा है उसे वादा लेता है कि जब ये लड़की अपने सवालों के साथ यहाँ वापस आएगी तब तक मैं इसका इंतजार करूंगा। सीन्स अब यहीं पर कट हो जाती हैं और हमें प्रेजेंट का यानी 30 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर केसी अब बड़ी हो चुकी है और वो पैरामेडिक के लिए काम करती है, यानी लोगों का इमरजेंसी में इलाज करना इसके जॉब है। इस इमरजेंसी वैन में इसका कोलीग है बेन। बेन केसी को अपने भाई और इसकी वाइफ के बेबी शावर में इनवाइट करता है, जिसके लिए केसी मान चुकी थी। ड्यूटी ऑफ होने पर केसी अपने घर आती है और हर रोज की तरह अपने बेड के नीचे अपनी मॉम का सूटकेस निकाल के इनकी चीजें देखना शुरू कर देती है। इसके रिसर्च नोट्स वगैरह अभी वो यही सब देख रही थी कि तभी उसे बेन की इमरजेंसी कॉल आ जाती है। शहर में ब्रिज के पास एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी पुल से नीचे लटकी हुई थी जिसमें एक आदमी फंस चुका था। केसी इस गाड़ी के अंदर जाके बेन की मदद से आदमी की जान तो बचा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद इस गाड़ी में लॉक हो चुकी थी और गाड़ी की एम्बुलेंस होते ही वो पानी में गिर जाती है। पानी के अंदर जाते ही इसकी आंखें खुली थी और इसने पहली मर्तबा अपने इर्द गिर्द इतने सारे चमकते हुए वेब्स देखे थे। ये वेब्स ऑफ लाइफ थे। ये वेब ऑफ लाइफ यहाँ केसी को इसका फ्यूचर दिखाते हैं। इसके अगले लम्हे क्या होने वाला था केसी यहाँ देख चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, यहाँ अचानक इसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि वो पानी से बाहर आ चुकी है। इसे रेस्क्यू करने वाला बेन था जो इसे बता रहा था कि तुम 2-3 मिनट तक पानी में रही हो। अब वो केसी को चेक करता है और देखता है कि अचानक से केसी का ऑक्सीजन लेवल 79 से बढ़कर 89 पर चला गया है। यही एक और बार रिपीट होती है और केसी बेन से पूछती है कि अभी तो तुमने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था,
लेकिन बेन ये सब पहली मर्तबा कर रहा था और इससे पहले कि ये सब हुआ वो केसी ने अपने माइंड में देख लिया था। केसी को लगा कि ये सब इसका इल्यूजन है, इसलिए वो उठकर यहाँ से चली जाती है। सीन कट होकर यहाँ हमें अब सिम्स को दिखाया जाता है। सिम्स एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका है और वो आज एक सिक्योरिटी में काम करने वाले लेडी को अपने घर ले आया था। ये लोग कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद सो जाते हैं। सोते हुए सिम्स को एक ख्वाब आता है। वो देखता है कि 3 स्पाइडर सूट पहने हुए लड़कियां इससे इसके स्पाइडर को लेने के लिए लड़ रही हैं और ऐसा करते हुए वो इसे मार देती हैं। ये ख्वाब देखते ही सिम्स डर कर उठ गया था। असल में वो स्पाइडर आज भी इसके पास थी। सिम्स ने क्योंकि स्पाइडर से अपने आप को कटवा लिया था, इसीलिए ये फ्यूचर देखने की सुपर पावर सिम्स के अंदर भी आ चुकी थी। हर रात सिम्स को इसके फ्यूचर का ख्वाब आता था कि किस तरह 3 लड़कियां आकर इसे मार देंगी। इसीलिए सिम्स ये दिन आने से पहले ही इन 3 लड़कियों को मरवाना चाहता है। ऐसे में काम आएगी इसके पास लेटी हुई वो सिक्योरिटी एजेंसी की एक लेडी, जिसे वो यहाँ झांसा देकर इसके नए बनाए हुए सॉफ्टवेयर का कोड पूछ लेता है, जिसकी मदद से किसी भी इंसान को उसके फेस के जरिए ढूंढा जा सकता है। कोड पता चलते ही वो इस लेडी का हाथ पकड़ के इसकी बॉडी में अपने अंदर का जहर इंजेक्ट करके इसे मार देता है। अब देखते हैं कि आज कैसी बेन के घर आई थी और यहाँ बेबी शावर चल रहा था और सभी लोग बैठे हुए बेबी जेंडर गेस कर रहे थे। इसी टाइम अचानक एक लड़की कहती है, चलो बेबी जेंडर गेस करते हैं। इसकी बात सुनकर केसी कहती है कि अभी तो हमने किया है बेबी जेंडर गेस। ये बात सभी लोगों को अजीब लग रही, मतलब इस मर्तबा भी इसने आने वाला पल पहले ही देख लिया था। इससे पहले कि वो यहाँ कुछ समझ पाती, इसे बेन एक इमरजेंसी के लिए बुला के यहाँ से ले जाता है। इमरजेंसी पे वो देखती है कि इसके कुछ वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वो जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगले ही पल इसे अपना वही वर्कर ट्रक की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। वो इसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो वर्कर ट्रक में बैठकर जाता है। लम्हा गुजरते ही इसके ट्रक का एक एक्सीडेंट होता है और बिल्कुल वैसे ही मौत हो जाती है जैसी केसी ने अभी कुछ देर पहले देखी थी। और इस वाक़े के बाद केसी समझ जाती है कि इसे उटपटांग के इल्यूजन नहीं आ रहे, बल्कि वो किसी वजह से फ्यूचर देख पा रही है। केसी इन लम्हों को पहले ही देख लेती है जो कुछ देर बाद होने वाला होता है। सीन कट होके सिम्स को दिखाया जाता है, जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपनी हैकर के जरिए हैक करवा चुका था। इसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की मदद से इसे न्यूयॉर्क के हर सिक्योरिटी कैमरे के एक्सेस मिल जाता है और अपनी इन्हीं हैकर के जरिए वो इन 3 लड़कियों की तस्वीर भी बनवा लेता है जो रोज इसके ख्वाब में आती थी। इन लड़कियों की एज देखते हुए सिम्स ये बात समझ चुका था कि अभी ये लड़कियां यंग हैं, इन्हें इनकी पावर्स नहीं मिली। सिम्स का ख्याल था कि इन्हें छोटी उम्र में ही पावर्स मिलने से पहले इन्हें मार दिया जाए, ताकि पावर मिलने के बाद इनके लिए ये काम मुश्किल न बन जाए। यहाँ अपने कोलीग की मौत पर परेशान केसी अपने घर पर थी और ओवन में अपना खाना गर्म कर रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि कबूतर उड़ते हुए इसकी खिड़की से टकराकर मर गया। वो ये सब देख रही थी कि अचानक ओवन की भी बचने लगती है। इसका ध्यान भटक जाता है और वो विंडो की तरफ दोबारा देखती है तो वहाँ ना तो कोई मरा हुआ कबूतर था और ना ही इसकी विंडो टूटी हुई थी। केसी कबूतर को देखने के लिए विंडो के पास जाकर विंडो खोल देती है और अगले ही पल सामने से उड़ता हुआ कबूतर आकर इसकी विंडो के आगे बैठ जाता है। केसी के विंडो खोलने की वजह से वो कबूतर मरने से बच गया और वाकये से इस केसी को पता चल गया। समझ आ गई थी कि जब वो फ्यूचर देखती है तो उसे बदल भी सकती है। इसे अब ये रिग्रेट होने लगा था कि वो अपने कोलीग की मौत को भी रोक सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और वो ये सारी चीजें बेन से शेयर करना चाहती थी। इसीलिए वो घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन आ जाती है, जहाँ हम देख रहे हैं कि सिम्स यहाँ पहले से मौजूद है, क्योंकि सिम्स को इसकी हैकर ने बता दिया कि वो 3 लड़कियां जिन्हें सिम्स मारना चाहता है वो इसी टाइम मेट्रो स्टेशन में है। यहाँ केसी भी जो इन 3 लड़कियों की ट्रेन में बैठी हुई थी, वो इन 3 लड़कियों का चेहरा देखते इनकी मौत देख लेती है। जो आदमी केसी के ख्याल में इन 3 लड़कियों को मार रहा था ये सिम्स ही था। इसे वो सामने वाले अपार्टमेंट से ट्रेन के इस अपार्टमेंट में यहाँ आता हुआ भी देख लेती है। वो इन 3 लड़कियों को जल्दी से यहाँ से उठाती है और ट्रेन से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकलते ही लड़कियां तो इसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। वो ट्रेन के अंदर सिम्स को देखती है जो इन 3 लड़कियों के ऊपर नजर रखे हुए था। केसी इन तीनों से कहती है कि जल्द ही तुम तीनों को स्टेशन से बाहर निकलना होगा, लेकिन ये तीनों इसकी एक भी नहीं सुनती और शोर कर करके लोगों को यहाँ बुलाना शुरू कर देती हैं। इससे पहले कि यहाँ कोई और आता, केसी इन तीनों को स्पाइडरमैन जैसा सूट पहने हुए आदमी को इनकी तरफ आता हुआ दिखाती है। वो आदमी तेजी से इन तीनों की तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए केसी इन
इन तीनों को लेकर एक ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है। अब वो आदमी भी इस ट्रेन के ऊपर ही आ चुका था। इस आदमी से बचाने के लिए कैसी इन तीनों को अब ट्रेन से निकालकर ग्राउंड फ्लोर पर ले आती है, लेकिन वो जानती थी कि वो आदमी अभी तक इनके पीछे है और वो इन तीनों को मेट्रो स्टेशन से बाहर ही ले जाने वाली थी कि पुलिस ऑफिसर इसे पकड़ लेते हैं। इतने में सिम्स, जिसने स्पाइडर का सूट पहना हुआ था, वो भी इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। यहाँ पुलिस जब सिम्स को रोक रही थी, कैसी मौके का फायदा उठाते हुए इन तीनों को ही इसकी जान बचाने के लिए इस मेट्रो स्टेशन से बाहर ले जाती है। किसी बाहर आते ही एक टैक्सी चलाती है ताकि तेजी से इन तीनों को इस आदमी की पहुंच से दूर कर सके। फाइनली ये लोग सिम्स से तो काफी दूर आ चुके थे, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। ये बात अभी भी इन्हें मालूम नहीं थी कि कैसी इन तीनों से इनके नाम पूछती है और बातों ही बातों में कैसी को ये मालूम होता है कि अभी तीनों लड़कियों के ही पेरेंट्स इस शहर में नहीं है। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी रेडियो पे लगी हुई न्यूज इनका ध्यान भटका देती है, जहाँ बताया जा रहा था कि 3 लड़कियों को किडनैप करने वाली लेडी की पहचान केसी वेब के नाम से हुई है। यानी कि अब इनके पीछे सिम्स के साथ साथ पुलिस भी लग चुकी थी और इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए कैसी इन तीनों लड़कियों को करीब के पेरू के जंगल में आ जाती है। जंगल में क्योंकि कोई कैमरास नहीं लगे हुए थे, इसलिए सिम्स को कोई हैकर भी इन तीनों की लोकेशन नहीं देख पाता और न ही पुलिस कैसी की लोकेशन। जंगल में आने पर बातें करते हुए इन्हें पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां कभी न कभी कैसी से मिली हों। ये तीनों इस टाइम सवाल कर करके कैसी को मार देती हैं। क्या खा तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आई? कैसी इन्हें बताती है कि मुझे फ्यूचर दिखता है और मैंने फ्यूचर में तुम्हारी मौत उस आदमी के हाथों देख ली थी। इसलिए बाद में कहते ही मेटी नाम की एक लड़की हंसने लगती है, लेकिन मेटी की हंसी को सारे इग्नोर कर देते हैं और जोलिया कहती है कि आदमी किसी स्पाइडर की तरह छत पर चल रहा था। इसी जुमले ने केसी का दिमाग चौंका दिया था। केसी को अब अपनी मॉम के नोट्स में लिखी हुई चीजें याद आने लगी थी, इसलिए वो तीनों से कहती है कि मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन 3 घंटे तक तुम तीनों यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। वो फौरन अपने घर जाकर अपनी मॉम के नोट्स खोलती है और इस डायरी में स्पाइडर ट्राइब के लोगों के बारे में लिखा था, जिन्हें हम पास्ट में देख चुके हैं। ये लोग दीवारों और छतों पर चलने के साथ साथ फ्यूचर देखने की भी ताकत रखते थे। फ्यूचर तो किसी को भी नजर आ जाता था, इसलिए वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो भी तो स्पाइडर टाइप से नहीं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाती है। इसी सूटकेस में केसी को इसकी मॉम के साथ सिम्स का फोटो नजर आता है। वो यहाँ सिम्स को पहचान भी गई थी कि ये वही आदमी है जो इन तीनों लड़कियों को मारना चाह रहा था। वो तीनों लड़कियां जो इस टाइम जंगल में थी, आराम से वो थोड़ी ना रह सकती थी। भूख के मारे इनकी जान निकल रही थी, इसलिए ये तीनों जंगल से निकलकर पास के कैफेटेरिया में आ जाती हैं और शहर के रिडार में आते ही सिम्स की हैकर को इन तीनों की लोकेशन पता चल जाती है। केसी भी अब वापस गाड़ी के लिए जंगल में आ गई थी, लेकिन जंगल में आते ही वो देखती है कि तीनों लड़कियां यहाँ से गायब हैं। वो इनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए कैफेटेरिया में पहुँचती है, जहाँ वो तीनों लड़कियां मिलकर डांस कर रही थी। केसी को देखते ही ये तीनों केसी से माफी मांगने लगती हैं और इससे पहले कि केसी इन तीनों को यहाँ से लेकर जाती, सिम्स स्पाइडर सूट पहने यहाँ पहुँच जाता है। वो एक एक करके इन तीनों का गला घोंटकर इन्हें मार चुका था और अगले ही पल इसने केसी का भी गला पकड़ लिया था। इससे पहले कि केसी मर जाती, अचानक ये सब कुछ खत्म हो जाता है। केसी अभी भी जंगल में खड़ी हुई थी और ये बात समझ गई थी कि इसने जो भी देखा फ्यूचर में होने वाला था, यानी लड़कियां अब खतरे में थी और केसी पे इनकी जान बचाना फर्ज हो गया था। वो जल्दी से इन तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो इनके कदमों के निशानों को फॉलो करते हुए वो कैफे तक पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से केसी के वहां पहुंचने से पहले ही सिम्स वहां पहुंच चुका था। लड़कियों की जान बचाने के लिए केसी होटल का कांच तोड़ते हुए अपनी गाड़ी को अंदर ही ले आई थी। वो इसी गाड़ी से जोर से सिम्स को हिट कर देती है और तीनों लड़कियों को गाड़ी में बैठने का इशारा करती है। जिस वक्त केसी तीनों लड़कियों को बचाकर यहाँ से निकलने वाली थी, सिम्स ने किसी तरह से केसी का हाथ पकड़कर इस केसी के हाथ में अपना जहर इंजेक्ट कर रहा था। केसी तो इन तीनों लड़कियों को बचाकर वहाँ से ले गई, लेकिन दूसरी तरफ सिम्स की हैकर इसे खबर देती है कि केसी वेब, जो कि तीनों लड़कियों को बचा रही थी, वो कांस्टेंट वेब की बेटी है। ये सुनते ही इसका दिमाग हिल चुका था। केसी तीनों लड़कियों को फिलहाल के लिए तो एक होटल में ले आई थी, लेकिन तीनों ही लड़कियों के पेरेंट्स नहीं थे। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद भी नहीं ले सकती थी, इसलिए वो तीनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन इसी में भी एक प्रॉब्लम आ गया था कि अनलीगली न्यूयॉर्क में रह रही थी। इसके डैड को इसकी गवर्नमेंट पहले ही रिपोर्ट कर चुकी थी और अगर पुलिस को पता चलता कि आनिया यहाँ है तो आनिया को रिपोर्ट कर
दिया जाएगा। मजबूरन केसी इन्हें होटल में ही रुकने की इजाजत दे देती है और खुद तीनों के सो जाने के बाद जाती है इसी कैफेटेरिया में जहाँ सिम्स ने इस पर हमला किया था। इसके यहाँ आते ही लोकेशन ट्रेस करते हुए सिम्स भी यहाँ आ जाता है। सिम्स केसी को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम सिम्स है। मैं इन तीनों लड़कियों को इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में इन लड़कियों के पास सुपर पावर्स होंगी और सुपर पावर्स मिलते ही वो मुझे मार देंगी। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए इनके पास सुपर पावर आने से पहले इन्हें मारना चाहता हूँ। ये लफ्ज सुनते ही अचानक केसी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि इस मरतबा भी ये सब कुछ केसी अपने ख्वाब में देख रही थी। वो किसी होटल में नहीं गई थी बल्कि वो तीनों लड़कियों के साथ ही बेड पर सोई हुई थी। सुबह होने पर केसी अब इन्हें सिम्स के बारे में बताती है कि आखिर क्यों वो इन तीनों के पीछे पड़ा है। केसी कहती है कि तुम तीनों को बहुत बचकर एक साथ रहना होगा, तो तीनों तब तक एक साथ रहोगी तो तब तक बची रहोगी। वो आदमी बहुत अजीब है। वो अपने हाथ से जहर इंजेक्ट करने की ताकत रखता है। वो जितनी देर तक तुम्हारे जिस्म से किसी भी हिस्से को पकड़ कर रखेगा अपना जहर तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करता रहेगा। जहर के इंजेक्ट होते ही तुम्हारी धड़कनें रुकना शुरू हो जाएगी और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो तुम तीनों अपने साथियों को बचा सकती हो सीपीआर देकर। इसीलिए केसी सब इन्हें पहले सीपीआर देना सिखाती है। सीपीआर के साथ साथ वो यहाँ मुश्किल वक्त पे काम आने वाली कई और भी ट्रेनिंग्स दे चुकी थी। आसान लफ्जों में वो सिम्स के मुकाबला करने के लिए इन्हें तैयार कर रही थी। केसी अब तीनों लड़कियों से कहती है कि सिम्स के पास जितनी भी ताकत हो, जितनी भी सुपर पावर्स हैं, इनके बारे में मेरी मॉम की रिसर्च डायरी में लिखा हुआ है। अब सिम्स के बारे में और मालूमात लेने के लिए मुझे पेरू के जंगलों में जाना होगा। मेरे पीछे तुम तीनों अपना बहुत ख्याल रखना और एक साथ रहना। ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अपनी मॉम का सामान और पेरू के जंगलों का नक्शा लेते हुए वो अब जंगल के बीचों बीच पहुँच चुकी थी जहाँ इसे मिलते हैं स्पाइडर ट्राइब के लीडर। वो इसे देखकर कहते हैं कि आखिर तुम अपने सवालों का जवाब मांगने आ ही गई। लीडर इसे गार में बने इस तालाब में ले आते हैं जहाँ केसी पैदा हुई थी और इसकी मॉम कांस्टेंट की मौत हुई थी। इस जगह को देखते हुए केसी नाराज नाराज सी लग रही थी। वो लीडर से कहती है कि पता नहीं क्यों मेरी मॉम ने इस जगह आने के लिए मेरी जान को खतरे में डाल दिया था। लीडर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये सारी कहानी जानने के लिए तो तुम्हें उस वक्त में जाना पड़ेगा जब तुम पैदा हुई थी। तुम्हारी कहानी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। लीडर अब केसी को एकदम से झटका देते हुए इसके सोल को इसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। केसी की सोल वहाँ तालाब के पानी में गिर जाती है और इसके इर्द गिर्द वेब ऑफ लाइफ बन जाता है। ये वेब ऑफ लाइफ इसे वक्त में ले गया था जब इसकी मॉम यहाँ जंगलों में स्पाइडर को ढूंढने के लिए आई थी। वेब ऑफ लाइफ ने इस एक ही लम्हे में केसी को सब कुछ दिखा दिया था। कांस्टेंट के स्पाइडर को ढूंढने से लेकर इसकी गोली लगने से केसी के पैदा होने और कांस्टेंट के मरने तक सब कुछ देख कर केसी अपनी कहानी नहीं समझ पाई थी। इसीलिए वेब ऑफ लाइफ इसे वक्त में थोड़ा सा और पीछे लेकर जाता है जब केसी की मॉम यानी कि कांस्टेंट डॉक्टर से मिलने आई है। यह डॉक्टर केसी की मॉम को बता रही थी कि केसी के पैदा होने से पहले ही इसे कैसी बीमारी थी जिसका इस दुनिया में इलाज मुमकिन ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि केसी पैदा होते ही मर जाती और ज्यादा से ज्यादा लाइफ केसी सिर्फ 6 माह तक की थी। इस खबर ने कांस्टेंट को यानी कि केसी की मॉम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया और ये सच्चाई सुनने के बाद केसी रोने लग जाती है क्योंकि इसे समझ आ गया था कि आखिर क्यों इसकी मॉम इसके पैदा होने से ठीक पहले इन जंगलों में आ गई थी और अपनी जान को खतरे में डालकर आई थी। आज से पहले वो कांस्टेंट से यानी अपनी मॉम से बदगुमान रही कि उन्होंने अपने पेशेंट के लिए इसको खतरे में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सोचते हुए अचानक इसकी सोल इसकी बॉडी में वापस आ जाती है। वो अभी तक शौक में थी कि आखिर ये सब लीडर ने कैसे कर दिया। वो इनसे सवाल भी करती है लेकिन लीडर बताते हैं कि ये सब मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स ने किया है। ये वो पावर्स हैं जिनका तुम्हें अब अंदाजा होने लगा है। जवाब में केसी कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ फ्यूचर देखने की सुपर पावर्स हैं। तो लीडर बताती है कि नहीं, फ्यूचर देखना तो तुम्हारी सुपर पावर्स की शुरुआत है। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। वेब ऑफ लाइफ के जरिए तुम एक टाइम में 3 जगह होकर 3 लोगों के साथ जान बचा सकती हो। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे पास फ्यूचर बदलने की भी ताकत है और ये पावर हर किसी को नहीं मिलती। लीडर बताते हैं कि तुम्हारी ये सभी सुपर पावर्स तब सामने आएंगी
बनेगी जब तुम किसी मुश्किल हालात का सामना करोगी। सीन्स कट होकर शहर में शिफ्ट होते हैं, जहाँ सिम्स अभी तक इन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता न चल पाने पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पता चला है कि जाने से पहले केसी इन तीनों लड़कियों को बेन के घर छोड़ गई थी। तीनों अभी तक केसी की बात मानते हुए बेन के घर में बाहर नहीं निकली थी, लेकिन आज बेन के ब्रदर की वाइफ के पास एक बेबी पैदा होने वाला था। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इंतजार करने का इनके पास वक्त भी नहीं होता, इसलिए वो तीनों खुद इस औरत को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं और कैमरास के सामने आते ही इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। सीम्स को अब इस केसी और जो टाइम बेन के घर आई थी इन तीनों लड़कियों को लेने के लिए यहाँ बेन के घर पे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो पास्ट में जाकर देखती है कि तीनों लड़कियां तो बेन की सिस्टर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल गई हैं, जहाँ रास्ते में सिम्स इनके ऊपर हमला कर चुका था। इन तीनों की जान बचाने के लिए केसी यहाँ से एक एम्बुलेंस चुरा कर भागती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्स की हैकर ने इसे रोड के सारे सिग्नल्स ग्रीन कर दिए थे जिस रोड पे वो तीनों लड़कियां थीं। ऐसे इनका बुरी तरह से एक्सीडेंट होते होते बचा। ये तीनों देखती हैं कि इस गाड़ी के बाहर सिम्स खड़ा था। सिम्स के हाथ में एक बॉम्ब था, यानी वो बॉम्ब के जरिए इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता था, इससे पहले कि वो बॉम्ब गिराकर इनकी गाड़ी को तबाह कर देता। सही वक्त पर केसी आकर इसे अपनी एम्बुलेंस से हिट कर देती है। इस तरीके से इसके हाथ में पकड़ा हुआ बॉम्ब किसी और गाड़ी के नीचे जाकर फट जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए केसी इन तीनों लड़कियों को अपने साथ एम्बुलेंस में बिठा लेती है, जबकि बेन से इसकी सिस्टर इन लॉ को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। सिम्स ये चीज देख चुका था कि तीनों लड़कियां एम्बुलेंस में भाग रही हैं, इसलिए वो एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाता है और देखते हुए कि केसी पीछे आनिया से कहती है कि वहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स मशीन होगी, इसे उठाकर छत पे लगा दो। इसके ऐसा करने से ऊपर खड़े सिम्स को बुरी तरह करंट लगता है और वो इनकी एम्बुलेंस से नीचे गिर जाता है। केसी एम्बुलेंस को लेकर आगे की तरफ चल पड़ती है, लेकिन एक अंडरपास के नीचे इनकी एम्बुलेंस रुक चुकी थी। अब अगले 5 मिनट में क्या होने वाला था ये सब केसी अपने फ्यूचर देखने वाली सुपर पावर से पता चला लेती है। इसी लीडर की बातें याद आती हैं कि वो फ्यूचर बदल भी सकती है। यही सोचते हुए वो एम्बुलेंस का रेडियो यूज करती है और मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करते हुए यहीं करीब एक बिल्डिंग के पास एक हेलीकॉप्टर बुलाती है। इस टाइम ये लोग फायर क्रिएटर बनाने वाली एक फैक्ट्री के पास थे। केसी इन तीनों को लेकर फैक्ट्री के अंदर आ जाती है और यहाँ ये लोग सिम्स के लिए जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। सिम्स जैसे ही इनके पीछे इस फैक्ट्री के अंदर आता है तो इसके बिछाए फायर क्रिएटर्स के जाल में फंस जाता है। एक के बाद एक वहाँ बहुत से फायर क्रिएटर्स फटते हैं जो सिम्स का ध्यान अपनी तरफ लगा चुके थे। मौके का फायदा उठाते हुए केसी इन तीनों लड़कियों को लेकर इस बिल्डिंग की छत पर आ चुकी थी जहां हेलीकॉप्टर आने वाला था। वो इन तीनों लड़कियों को सेफली हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से भगाने की कोशिश में थी, पर केसी के इस प्लान को नाकाम करने के लिए यहाँ पर सिम्स आ चुका था। इसका ध्यान भटकाने के लिए केसी इनसे लड़ती है और ये लोग लड़ते ही लड़ते एक बिलबोर्ड के टावर पर चढ़ जाती हैं, जहाँ अब सिम्स केसी को पकड़ चुका था। वो केसी का गला पकड़ते हुए अपने जिस्म का जहर इसके अंदर इंजेक्ट कर रहा था। केसी मरने ही वाली थी, वो मुश्किल में थी। ये सब वो तीनों लड़कियां नहीं देख पाती और इसकी जान बचाने के लिए इसके पीछे आती हैं, लेकिन सिम्स यहाँ बड़ी ही आसानी से इन अनट्रेंड तीनों लड़कियों से लड़ता है और तीनों अलग-अलग जगह पर फेंक देता है। इसके इस हमले से वो तीनों लड़कियां ऐसी जगह फंस चुकी थी कि वहाँ बस इनके करीब मौत ही थी और ये देखकर सिम्स हंसने लग जाता है और केसी से कहता है कि बताओ अब तुम तीन अलग-अलग जगह जाकर एक ही वक्त में तीनों को कैसे बचाओगी। इसकी ये बात कहते ही केसी के कानों में लीडर की बात गूंजती थी कि जब तुम किसी को बचाना चाहोगी तो तब तुम एक वक्त में कई जगह पर हो सकती हो। इस चीज का एहसास होने पर वो अपनी सुपर पावर्स को यूज करती है और वेब ऑफ लाइफ के जरिए इसकी जैसी बहुत सी और केसी बनकर इन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। ये देखते हुए तो सिम्स भी परेशान हो चुका था। वो केसी को रोकने के लिए एक पंच मारता है, पर केसी इस मर्तबा हार मानने वाली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्स को इस जगह पर ले जाती है जहाँ फ्यूचर में इसने सिम्स की मौत देखी थी। इस जगह पर पहुँचते ही सिम्स के ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर जाता है जिसमें वो फंस चुका था और इसके फौरन बाद इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड गिरने वाला था। इसकी मौत भी हो जाती है। फाइनली केसी इन तीनों लड़कियों को बचा लेती है और इसके दुश्मन को मारकर, लेकिन ये बुरा हुआ था कि बिलबोर्ड के गिरने की वजह से केसी खुद भी लड़खड़ाकर पानी में गिर चुकी थी। हम देखते
हैं कि केसी की बॉडी में एक लाइट निकलती है। अब वो पानी में डूबते ही जा रही थी। इस टाइम पर केसी को बचाने के लिए वो तीनों लड़कियां पानी में जंप कर देती हैं। मुश्किल से वो केसी को पानी से निकालकर बाहर ले आती हैं, तो देखती हैं कि इसको सांस आना भी बंद हो गया था। ऐसे में ये लोग केसी के ही सिखाए हुए तरीके से सीबीआर देती हैं। ऐसा करते ही कुछ ही देर में केसी के दिल की धड़कन दोबारा चलना शुरू हो चुकी थी और वो फाइनली होश में आ चुकी थी। लेकिन फिर से एक बड़ी खबर कि अब केसी देख नहीं सकती थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो ब्लाइंड हो चुकी थी और साथ में इसकी बॉडी भी एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जब नर्स केसी इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती है तो केसी कहती है कि ये तीनों मेरी फैमिली है और ये सुनकर वो तीनों ही खुश हो जाती हैं। इस हादसे ने बेशक केसी को पैरालाइज्ड कर दिया था, लेकिन इसी हादसे ने इसको इसकी सारी सुपर पावर्स भी दे दी थी। घर आने पर केसी इन तीनों लड़कियों को बताती है कि बेशक अब मैं कुछ देख नहीं सकती, लेकिन मुझे फ्यूचर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं तुम तीनों को पावर्स मिलने के बाद दुश्मनों से लड़ते हुए देख रही हूँ। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, और तुम कभी दुश्मनों से कभी नहीं हारोगी। और इन तीनों को भी फ्यूचर की झलक दिखाती है, जिसमें इन तीनों के पास ही सुपर पावर्स थी और वो खुद केसी एक मॉडर्न वेब में थी। और इसी फ्यूचर की एक झलक को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।